नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये अध्ययन का कार्य सुचारू चल रहा है और आप भी पूर्ण सहयोग के साथ अपने इस पढ़ाई का कार्य निरंतर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इकाई फर्स्ट जो है यूनिट फर्स्ट के 4वें चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। यूनिट सेकंड जो हमारा चल रहा है, जिसमें 7वां चैप्टर भी आपके पूरा हो गया था, यानी कि 5, 6 और 7 तीनों चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया है। और यूनिट 2 जो है 9 अंक की है, आप अच्छे से जानते हैं। तो आज हमारा ये अध्याय 8वां जो यूनिट सेकेंड इकाई है, इसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। नया चैप्टर है 8वां, जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण। क्लास 12 विषय जीव विज्ञान अध्याय 8 पादपों में खनिज पोषण। यानी कि आपने देखा होगा यूनिट फर्स्ट से लगाकर ही पादपों में जनन से लगाकर पादपों में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन ही हम इसमें कर रहे हैं। चाहे वो जनन हो, चाहे नर और मादा युग्मविधि हो, चाहे परागण की क्रिया हो, चाहे पादपों में विशिष्ट जनन की क्रिया विधि हो, या वाष्पोत्सर्जन हो, या जल अवशोषण की क्रिया हो, तो वो सारी संबंधित जो चीजें हैं वो हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी पादपों से संबंधित है। तो यहाँ पर पादपों में खनिज पोषण की बात हो रही है। अब यहाँ पर समझना है, पादप अच्छे से जानते हैं, खनिज अब विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं जिसका उपयोग खनिज के रूप में जैसे सभी जीव जंतु करते हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं। और क्रिया है पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं, 10वीं 9वीं 8वीं से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पोषण का मतलब होता है सभी जीव जंतु, चाहे वो पादप हो, सूक्ष्म जीव हो, या बड़े जीव जंतु हो, सभी प्रकार के जीव जंतु जो हैं या सभी प्रकार के जो सजीव हैं, वो अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिनसे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन ऊर्जा से वो सारे कार्य संपादित करते हैं, उससे हम पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर पादप भी पोषण क्रिया किस प्रकार से करते हैं, यानी कि पोषण का अर्थ है पदार्थों को ग्रहण करना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पादप में ऐसी कौन से पदार्थ होंगे। तो आपने अगले चैप्टर में देखा है जल अवशोषण, और वहां पर कहीं न कहीं इस लाइन को जरूर आपने सुना होगा, उसको लिखा भी हो कि जल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। ये शब्द जरूर आया होगा। तो यहाँ पर पोषण की क्रिया का मतलब होता है पदार्थों को ग्रहण करना, यानी कि सजीव जो होते हैं उनमें वृद्धि करने के लिए, जीवन निर्वहन के लिए इन खनिज पोषण की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जल की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कुछ खनिज तत्व भी आवश्यक होते हैं। अब पोषण के आधार पर पादपों को 2 भागों में बांटा गया है। पोषण क्रिया के आधार पर पादपों में निम्न 2 भाग यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें पहला है स्वपोषित और दूसरा है परपोषित। स्वपोषित और परपोषित, जिसे हम विषम पोषित भी कह सकते हैं, तो ये आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्वपोषित यानी कि वे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में आवश्यक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषित कहलाते हैं, जैसे कि हरे पादप। इसके साथ परपोषित की बात होती है, तो वे पादप या सूक्ष्म जीव जो अपना पोषण करने के लिए आवश्यक पदार्थ स्वयं निर्माण नहीं करते हैं, वे हरे पौधे यानी कि स्वपोषित पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषित कहते हैं। ये आपने छोटी क्लास में बात को समझा है। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं पौधों की। तो यहाँ पर तो ये बात होगी पोषण की, जो आपका ये शब्द है जिसे आपने समझा है, लेकिन इस शब्द से पहले लिखा है खनिज। अब खनिज पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, वहां पर ये चर्चा होगी। तो खनिज का अवशोषण जल के साथ होता है। कैसे पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकता का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक डी सोसर और बाद में वॉन सेक्स ने किया था। यानी कि पौधों में खनिज पोषकों की जो आवश्यकता है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक डी सोसर ने और बाद में वॉन सेक्स द्वारा किया गया था।
अब इसके लिए प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिकों ने इन पादपों में खनिज अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में बहुत सारी विधियों को बताया, जिसमें आपके इस बुक में यहाँ ये 3 विधियां दे रखी हैं। पहला है पादप भस्म विधि, दूसरा बालू संवर्धन विधि, तीसरा जल संवर्धन विधि। ये कुछ विधियां हैं। इन विधियों के माध्यम से या इस प्रकार से पौधे जो हैं वो अपने इन खनिज पोषणों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले पादप भस्म विधि जो है, इसमें मैंने आपको एक समीकरण या रेखाचित्र के रूप में समझाने का प्रयास किया है और थ्योरी को आप बिल्कुल पुस्तक के अंदर से देखकर उसका अध्ययन करें तो और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। एक ताजा पौधा ले लिया जिसे 40 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा गया। अब इस तापमान पर ताजा जो पौधा हमने लिया है उसमें जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी कि तापमान की उपस्थिति में जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी, अर्थात वाष्प बन के उड़ जाएगी। इसके बाद शेष जो भाग पौधे का रह जाएगा, जिसे शुष्क भाग कहते हैं, उसे 6000 डिग्री सेल्सियस पर रखने से उसके अंदर के जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो गैस के रूप में शेष रह जाते हैं, जिसे हम पादप भस्म कहते हैं। और डिटेल रूप में आप अच्छे से इसको देखें किस प्रकार से प्लांट जो है वो अपने इन प्रमुख विधियों से, जिसे खनिज की उपस्थिति का ज्ञान हम कर सकते हैं। दूसरी विधि है बालू संवर्धन, जिसमें पौधा यानी कि बालू मतलब रेत, इसके बाद HCl से धोना और इसके बाद पौधे का उगना। तो यहाँ पर देखें, HCl से धोना, पौधा प्लस बालू या रेत, इसकी क्रिया से किस प्रकार से पौधे ने अपने खनिज पोषक को प्राप्त किया, ये चीजें आप इसमें बालू संवर्धन में देख पाएंगे। जल की बात करें, जल संवर्धन, पौधे की जल प्लस पोषक। अब यहाँ पर क्या होता है, एक पोषक घोल तैयार किया जाता है और पौधे जड़ सहित उसको हम पोषक घोल में रखते हैं। अब घोल में क्या ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको बाहर से ऑक्सीजन को हम प्रवाहित करते हैं, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सूक्ष्म विधियां जो पौधों में खनिज पोषक के बारे में आपको यहाँ बताया गया, छोटी सी विधियां और खनिज पोषकों की आवश्यकता का अध्ययन जो है वैज्ञानिकों ने बताया, उससे कुछ विधियां बताई। अब आगे आप देखें कि जो पौधे होते हैं उनमें अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी पर कुल कितने पोषक तत्व हैं, और इन सब चीजों को खाली हम यहाँ पर देखेंगे। पौधों के अनिवार्य पोषक तत्वों की अगर बात करें तो मैं बिल्कुल आपको सटीक आंकड़े जैसे यहाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, जिससे आप अच्छे से यहाँ समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट में देखें आप, पृथ्वी पर उपस्थित कुल तत्व जैसे हैं 105 जैसे बताए गए हैं जो आपकी बुक में है, तो ये 105 जो तत्व हैं जिसमें से पौधों में उपस्थित होते हैं 60 तत्व। इनमें से जो 60 यानी कि 60 जो तत्व हैं उनकी उपस्थिति का ज्ञान पौधों में किया जा चुका है। अब ये जो 60 तत्व हैं इसको हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक तरफ है 17 और दूसरी तरफ है 43। तो 17 जो तत्व हैं उनकी पौधों में सामान्य वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं वो, और 43 जो तत्व हैं वो अनावश्यक रूप होते हैं, यानी कि उनका इतना महत्व नहीं है जितना 17 तत्व होता है। तो यहाँ पर 105 में से 60 तत्व पौधों में पाए जाते हैं खनिज पोषण के रूप में। 17 जो ऐसे तत्व हैं जो सामान्य वृद्धि के लिए बहुत महत्व रखते हैं, और 43 जो है वो अनावश्यक रूप से होते हैं। अब ये जो 17 तत्व हैं जिसे हम खनिज पोषक कहते हैं, इन 17 का पुनः एक बार मैं आपको विभाजन बता रहा हूं। इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है वृहद पोषक तत्व, यानी कि इनकी मात्रा बहुत अधिक आवश्यक होती है, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही पौधे का जो है वो विकास होता है। तो वृहद जो पोषक तत्व हैं इनमें
9 संख्या है टोटल। कितने तत्व है? 9। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इनकी संख्या है 8। अब यहाँ पर आप देखें 8 और 9 17 हो गए जो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब 9 तत्व कौन कौन से हैं? वृहत पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता ज्यादा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये भी हमें याद रखना है, कभी कभी एक नंबर में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सूक्ष्म पोषक में बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल और फ्लोरीन, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। और इन सब तत्वों की मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक पादप वृद्धि के लिए। अब अनिवार्य जो तत्व हैं ये अनिवार्य तत्वों का कार्यों के आधार पर भी विभाजन है, यानी कि इनका अलग अलग कार्य है उसके आधार पर भी इनको विभाजित किया गया है। जैसे संरचनात्मक तत्व जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गए। ऊर्जा से संबंधित तत्व जैसे एटीपी में फास्फोरस और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। एंजाइम सक्रियन मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम और परासरण सांद्रता संतुलन में पोटेशियम और क्लोरीन। तो यहां पर आप देखें ये कुछ तत्व हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के आधार पर भी इनका विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर देखें खनिज जो पौधे जल के साथ विभिन्न प्रकार के तत्वों का अवशोषण करते हैं और ये अवशोषण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं चाहे वायु चाहे जल किसी भी रूप से वो पौधे प्राप्त करते हैं। तो अब आप लोगों ने समझा कि कुल प्रमुख जो पोषक तत्व हैं जो खनिज तत्व हैं वो पादपों में किस प्रकार से होते हैं या कितने होते हैं, इनकी संख्या क्या, ये आंकड़े आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आपने जो 17 जो तत्व दे रखे हैं सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक, अब इनकी पौधों में क्या भूमिका होती है इसकी चर्चा हम इन सब के बारे में अलग अलग रूप से करें। बड़े ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर आपने संख्या को तो देख लिया है कि 17 तत्व हैं जो आवश्यक हैं। तो इन 17 ही का हम लोग एक एक करके 17 को अलग अलग करके हम इसका अध्ययन करेंगे कि कौन क्या भूमिका में रहता है। यदि इनमें से किसी तत्व की कमी रह जाती है तो पौधों के अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी कमी से क्या मतलब पौधों में वृद्धि रुकती है, हरिमाहीनता होती है, पौधे की लंबाई कम हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियों के ऊपर धब्बे बनते हैं। इन सब चीजों को हम देखेंगे और इनमें से आपके अभी बोर्ड में भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और इस बार भी संभावना पूरी बनती है। तो इन 17 तत्वों की पेड़ पौधों के अंदर क्या भूमिका है इसका डिटेल रूप जो है अगले नोट्स और अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप इसे अच्छे से देख लें, समझ लें और निश्चित कर लें कि पूरा थ्योरी का जो चैप्टर है उसको हमें किस प्रकार से पढ़ना और किस प्रकार से याद करना है। तो आपका जो निरंतर अध्ययन का कार्य है उसे जारी रखें, निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।